हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को यहाँ हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट से। There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. यानी कि सक्सेस को पाने की कोई जड़ी बूटी नहीं है, राइट? कोई सीक्रेट नहीं है, कोई राज नहीं है। हमें क्या करना है? अपनी तैयारी, अपने मेहनत और लगन से, फेलियर से सीख के हमें आगे बढ़ते चले जाना है और सक्सेस के लिए अपने लक्ष्यों को पाने की तरफ लगे रहना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देख लेते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर, डेड सी। प्रीलिम्स रिलेटेड आज उतना मतलब ज़्यादा डिस्कशन था नहीं, ठीक है। मेंस रिलेटेड हम देखेंगे काउंट एंड डोंट काउंट। बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं एडिटोरियल में। वो आप एक फेवर में भी पढ़ेंगे, अगेंस्ट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मेंस एंड इंटरव्यू भी देना है, राइट। ओजोन होल देखेंगे, ये एक्सप्लेन पेज में मिलेगा। ये जीएस पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्कटिक आइस शीट एंड ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप अभी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं सेशन के एंड में इसे डिस्कस करूँगी और इसका आंसर भी दूँगी। Consider the following statement about geographical position of the Dead Sea. The Dead Sea is a landlocked saltwater lake. It is located at the lowest point on Earth's surface. It forms a natural border between Israel and Jordan. पिछले दिन के करंट अफेयर के लेक्चर से ली गई न्यूज़ को ही यहाँ पे हम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ये वाला कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन 2 कंट्रीज़। ये आप बताएंगे, अगर आपको आता है तो आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। इसके ऑप्शंस ये रहे। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। यहाँ पे जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें पहले फेवर में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स में एडिटोरियल डिवाइड किया गया था, काउंट और डोंट काउंट, ठीक है। क्यों काउंट हमें करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, आपको दोनों पर्सपेक्टिव अपने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सपेक्टिव्स मतलब क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं। कास्ट सेंसस इज़ नेसेसरी फॉर एनी पॉलिसी टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी, इवन क्रिटिक्स रिजर्वेशन शुड वेलकम इट। यानी कि पॉलिसी को अच्छे से फॉर्मुलेट करने के लिए, प्लान करने के लिए कास्ट का सेंसस होना ज़रूरी है, ताकि हम इक्वल पॉलिसीज़ बना सकें, इनइक्वालिटीज़ को टैकल कर सकें। देखते हैं इन्होंने कौन से पर्सपेक्टिव को, कौन सी आर्ग्यूमेंट्स को दिखाया है। कास्ट appears to be an issue in Indian society, राइट। थिंकर हो या आइडियोलॉजी हो, कोई भी लेफ्ट विंग पार्टी हो, राइट विंग पार्टी हो, सब यही कहते हैं कि कास्ट क्या है? एक डिजीज़ है। और सच में कास्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं वो सच में ही एक डिजीज़ है सोसाइटी के लिए, राइट। सो प्राइमा फेसी देयर इज़ अ कंडीशन दैट मेरिट्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है सोसाइटी में, तो ये क्या मांगता है? इन्वेस्टिगेशन मांगता है, क्योंकि हमें सोसाइटी क्या है? जस्ट एंड फेयर इस्टेब्लिश करनी है। सेंसस इज अ स्टोर्ड हाउस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लेयर्ड इंफॉर्मेशन। इट रिकॉर्ड्स एज, सेक्स, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ईच पर्सन। यानी कि ऑथर इसमें कह रहे हैं कि ये सिर्फ कास्ट के बारे में ही नहीं मतलब इनइक्वालिटीज़ दिखा रहा है, इसमें और भी आप इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, लाइक एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी दिखाएगा, ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटीज़ भी दिखाएगा। इट ऑल्सो रिकॉर्ड फॉर ईच हाउस होल्ड, फॉर द टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, कंप्यूटर है घर में कि नहीं है, ऐसे करके ये इनइक्वालिटीज़ को मेज़र करता है। So a caste census would reveal not just the population of each caste but also their educational, social and economic profile, and this information would available at the national, state, district and lower levels। यानी कि ये वाला जो डाटा पब्लिश किया जा रहा है ना, ये सारे मतलब लेवल्स के सरकारों के लिए ये रहेगा,
ठीक है, इसे देख के हमें क्या करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है टू द वेलफेयर सेक्शंस व टू द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट। ये आपको ये इंटरव्यू में पर्सपेक्टिव देना है कि क्यों ये करवाया गया। आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स इसके नहीं निकाल देने हैं वहाँ पे, या फिर सारे ही पॉजिटिव्स नहीं निकाल देने हैं। दिस डाटा इज़ नॉट ओनली रिलेवेंट बट नेसेसरी फॉर एनी well designed policy to reduce social inequality. The census provided us the data we need on gender hierarchy, rural urban inequality and even disparity among religious communities. यानी कि जो सेंसस हुआ है वो सिर्फ कास्ट से रिलेटेड नहीं हुआ है, वो रिलीजन की डिस्पैरिटी भी दिखाता है, ठीक है, कि जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बीच में कैसी इनइक्वालिटीज़ हैं, रूरल अर्बन इनइक्वालिटीज़ भी दिखाता है एंड जेंडर हायरार्की भी दिखाता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे इश्यूज से रिलेटेड ये डाटा मेज़र करता है, ठीक है। कास्ट सेंसस, अब यहाँ पे क्या इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे कि माना कि इससे एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कौन सा, कि ये ना कास्ट कॉन्शियसनेस लेके आ जाएगा। कास्ट कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एसर्शन। ये पता है कभी कभी ना सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर देते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट से पूछा था कि आपने कास्ट के डाटा को पब्लिश क्यों किया, राइट, क्योंकि इससे चांसेस हो सकते हैं कि सोसाइटी में कभी कभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी आ जाए। Here are 3 ways to mitigate this possible side effect. 1. Articulate the demand for caste census as an element in a larger multidimensional ideology of social justice that includes gender, class and location. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कास्ट सेंसस को आप ये मत समझिए कि ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है या किसी प्रकार का वोट बैंक है। आप ये समझिए कि सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो भी मल्टी डायमेंशनल वे में, कितना इम्पॉर्टेंट है कास्ट सेंसस। आपने इसमें थोड़ी एक कंसेंसस लेके आई है, ठीक है। इसमें बोला है कि उन्होंने कि क्रॉस पार्टी कंसेंसस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस पार्टी का मतलब क्या होता है, अगर ये आरजेडी के द्वारा लाया गया है तो क्या करना है, जो अदर ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इसका समर्थन करें, क्योंकि ये सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करने में कारगर है, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल मुद्दा नहीं बना देना है, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर। कंक्लूज़न, आपको ये वाला कंक्लूज़न भी आपको बाबा साहेब, यहाँ पे कंक्लूज़न में ना 2 लोगों को दिखाया गया है, एक है बाबा साहेब आम्बेडकर और एक है गांधी जी, ठीक है। हमें जब हम कंक्लूड करेंगे या अपने पॉइंट को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव्स में दिखाएंगे तो ये वाला कंक्लूज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सच, यानी कि इतनी जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी रही है वहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज़ रही हैं, ठीक है। अब हमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ब्रेक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉमिस था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करने के लिए या देने के लिए लोगों को हमें कास्ट सेंसस करना पड़ेगा। ये सिर्फ बिहार के लेवल पर ही नहीं, ये हमें पूरे नेशनल लेवल पे करना है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। और बाबा साहेब के जो सपना था उनका कि कास्ट पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, उसको रियलाइज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक अपोज्ड व्यू क्या है। अपोज्ड व्यू यहाँ पे ये है कि आप स्कीम्स लेके आइए, आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, स्किल्स दीजिए, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, ताकि उनका जो सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, वो भी आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया गया है, वो है डोंट काउंट का। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अ गुड डेमोक्रेसी डजंट वेट सिटीज़न बट काउंट्स देम, यानी कि यहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वल वैल्यू दी गई है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे किसी को कम ज़्यादा नहीं बताया गया है, किसी की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं बताई गई है। इट इज़ हार्डली टाइम टू एंड रिजर्वेशन बट एक्सपैंडिंग इट। बिहार कास्ट सेंसस क्या उसका बिल्कुल साइनिकल अटेम्प्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है
कि बिहार का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कास्ट को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कास्ट सेंसस लेके आके उसे एक्सपैंड कर रहे हैं. Radically rebooting India's infrastructure of opportunity, employment, employability and education offers a powerful policy alternative to reservation without dividing society. यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, लोगों को जॉब्स देंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, एजुकेशन देंगे, तो रिजर्वेशन का ये ऑल्टरनेटिव है ताकि हम एक इक्वल सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सके विदाउट डिवाइडिंग सोसाइटी. ठीक है, कास्ट सेंसस को इन्होंने बताया है कि ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए डिविजिव है. एज एवरी डॉक्टर नोज, यानी कि हर डॉक्टर को पता होता है कि मैं जो डोज दे रहा हूँ वो पेशेंट की हेल्थ के लिए काम करेगा, राइट. सुबह शाम अगर दवाई खाए तो काम करेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा डोजेस में अगर ले लिया तो ये पॉइजन बन जाता है, राइट. कास्ट एक एंगल एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि वो इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर रहा है, राइट. अब पूरा का पूरा मुद्दा ही कास्ट पर ले जाना इज़ नॉट गुड, वो पॉइजन बन जाएगा सोसाइटी के लिए. Anything powerful enough to help has the power to hurt if the dosage is too small या फिर too long. अति हर किसी चीज़ की खराब होती है, right? The many decades since independence need us to expand our goals to pursue equality and excellence. Equality without excellence neither sustainable nor satisfying. यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे एक्सीलेंस का मतलब है कंपटीशन से. अगर आप हर जगह बराबरी, एक पहली बात तो ला नहीं सकते, राइट. आप मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी पे अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये वाला सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, अगर आपके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो. वैसे जीएस पेपर 1, 2 और इंटरव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, तो आप इक्वल आउटकम तो नहीं देख सकते. सब अपनी अपनी तरफ से अलग अलग एफर्ट्स लगा रहे हैं. आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिना डिस्क्रिमिनेशन के किसी को आप आगे बढ़ा देंगे और किसी को पीछे रहने देंगे. ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, राइट. हमें क्या एक डिफरेंट डेफिनेशन लेके आनी है इक्वालिटी की, जो क्या कहता है इक्वल ट्रीटमेंट, अनबायस्ड कंपटीशन. यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी को प्रिविलेजेस ना दें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें. अनबायस्ड कंपटीशन हो, इम्पार्शली जज्ड आउटकम्स हो. इसमें एक एनसीईआरटी में जो मैंने पढ़ा था तो उसमें एक एग्जांपल था कि जैसे कि कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ मतलब पढ़ने लिखने में आगे बच्चे होते हैं. मार्क्स किसको मिलने चाहिए अच्छे? वही वो ना, उसको ना जो लिख रहा है अपने क्वेश्चन अपने आंसर शीट में, जो परफॉर्म कर रहा है अच्छा क्लास में, उसे मिलना चाहिए, राइट. अब वीक होने के बेसिस पे तो मार्क्स नहीं दिए जा सकते. इसीलिए इसमें क्या है कि हमें आउटकम्स को इक्वल नहीं करना है, हमें अनबायस्ड होके एक कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो वीकर भी आगे बढ़ सके. नॉट इक्वल आउटकम्स अचीव्ड बाय अनइक्वल ट्रीटमेंट, बायस्ड कंपटीशन एंड प्रेफरेंशियल जजिंग. यानी कि हमें अवॉइड कौन सी चीज़ें करनी है? अनइक्वल ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक गुट पे ही फोकस करते चले जा रहे हैं, दूसरे पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक टीचर फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्लास का एग्जांपल लिया है तो देखिए उसमें टीचर को भी क्या करना है, वीकर स्टूडेंट पे भी ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्गर बच्चे पे ही वो मतलब उसी से क्वेश्चन पूछी जा रही है, उसी को PYQs दे रही है, राइट. वीकर बच्चे पे भी ध्यान देना है. ये क्या हुआ? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. ऐसा रिजर्वेशन इज़ नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट. इसीलिए क्या करना है? अनबायस्ड होके हमें जज करना है और अनबायस्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है. यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला कि आप शिक्षा को बढ़ाइए, एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए, हेल्थ
जो हेल्थ सर्विसेज को आप एक्सपैंड करिए ताकि जो वीकर सेक्शन है वो स्वस्थ रहे. In employability, we must attract massive new financing and skills from employers by redesigning the system around the 5 design principles of learning: learning by doing, learning while earning, learning with qualification modularity, learning with multidimensional delivery, learning with signaling value. ये कुछ कीवर्ड्स हैं. अगर आप स्किल डेवलपमेंट में कोई आंसर लिखते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स आपको नोट करने अभी के अभी ज़रूरी है. इन एम्प्लॉयमेंट, मैसिव नॉन फार्म हाई वेज फॉर्मल जॉब क्रिएशन रिक्वायर कटिंग द रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात यहाँ पे अगर करी गई है तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है. फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो दिक्कतें हैं एम्प्लॉयर्स के सामने, उसे कम करनी है. हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना है. दैट ब्रीड्स लिटिगेशन, कंप्लायंस, फिलिंग एंड क्रिमिनलाइजेशन बाय पासिंग न्यू लेबर कोड्स. इन सब को हमें कम करना है ताकि क्या कोलेस्ट्रॉल को घटाया जा सके, एम्प्लॉयर्स अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाए अच्छे से. यही चाहिए. State government must pursue fiscal discipline, macroeconomic stability, good urbanization, lower self-exploitation in self-employment, with only 10% of their labor working in farms. यानी कि हमें एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में अपने यूथ को लगाना होगा. बात आई समझ? आप ये वाले पॉइंट्स आप प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यूअर के सामने. अगर आप एक अगेंस्ट में अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे तो आपको ये बताना है कि रिजर्वेशन, मतलब आपको रिजर्वेशन एक कंट्रोवर्शियल डिबेट में नहीं जाना. आपको ये कहना है कि इनइक्वालिटी अभी भी परसिस्ट करती हैं. जिनके लिए एफर्मेटिव एक्शंस भी चाहिए, वो एफर्मेटिव एक्शंस अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मुद्दा है कि सिर्फ कास्ट पे ही फोकस रह जाए. उससे अच्छा ये है कि हम शिक्षा को बढ़ाएं, रोज़गार को बढ़ाएं. ठीक है, आप ऐसा बैलेंस्ड करके आप अपना पर्सपेक्टिव वहाँ पे रखेंगे. पॉलिसी मस्ट एक्सेलरेट द आधार enable direct benefit transfer revolution for subsidies. This digital and financial plumbing across combined with the new human resources regime for 25 million civil servants because the effective, यानी कि हमें सिविल सर्वेंट्स की भी ज़रूरत है. यूथ, यंग ब्लड को हमें लेके आना है एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज हो पाए. ये भी ज़रूरी है अगर आप इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आप दिखाएंगे गांधी जी का व्यू. गांधी जी बिलीव्ड इन सर्वोदय, डेवलपमेंट ऑफ ऑल. ये वाले आप कीवर्ड्स ना ऐसे में भी लिख सकते हैं. अपने जीएस पेपर 4, 2, 1 इन सब में लिख सकते हैं आप. ठीक है, आपको बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए कि अगर मैंने ये कीवर्ड पढ़ा है या मैंने एक ये पर्सपेक्टिव पढ़ा है तो ये मुझे मेंस और इंटरव्यू में कैसे काम आ सकता है. या कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो वो प्रीलिम्स में उससे कैसे क्वेश्चन मतलब बन सकता है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है. गांधी जी बिलीव दैट सर्वोदय, डेवलपमेंट ऑफ ऑल वुड बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू अंत्योदय. अंत्योदय मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ द वीक. जो कमज़ोर वर्ग है हमें उसका उत्थान करना है. ठीक है, आपको ये बैलेंस्ड व्यू देना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सोचा था कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, हमें वो भी परस्यू करना है. एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें वो भी परस्यू करना है. इंडिया इज़ रेडी फॉर द साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, एक्सेलेंस. साइमल्टेनियसली परस्यूट ऑफ, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट किया जा रहा है. जस्टिस भी चाहिए, समानता भी चाहिए और एक्सीलेंस भी चाहिए. एक्सीलेंस मतलब मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी भी हो, मेरिट के बेस पे दिया जाए. कॉम्पिटिटिव एक वर्ल्ड हो, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो.
Indians should create a glide path to reach 100 years of independence with 100% of reservation for 100% of its people. यहाँ पे 100% of reservation to 100% of its people की को क्या बोला गया है? सबको रिजर्वेशन मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। ये भी आप बोलेंगे अपने इंटरव्यू में, बहुत ये मैटर करती हैं ये लाइन्स एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। ये जो मुद्दे चल रहे हैं ना, इज़राइल फ़लस्तीन हो गया या कास्ट सेंसस हो गया, इससे बहुत चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आप छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, जायंट ओजोन होल फाउंड ओवर एंटार्क्टिका, रीज़न टू वरी। यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील के थर्ड टाइम जैसा एक ओजोन होल पाया गया है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो ओजोन लेयर है वहाँ पे। सैटेलाइट मेजरमेंट ओवर एंटार्क्टिका have detected a giant hole in the ozone layer above the frigid continent. The hole spans the area of 26 million square kilometer, roughly 3 times of the size of Brazil. ब्राज़ील इतना बड़ा है, राइट। अब उसका भी 3 टाइम ऑफ क्या होगा, वो ओजोन होल वहाँ पे बन चुका है। द रिकॉर्डिंग्स वर मेड ऑन September 16 बाय कॉपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा ये मेजरमेंट, ये नोट किया गया है। ओजोन लेयर देखते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 5 मेजर लेयर्स। ये जोग्राफी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर की बात हो रही है। कहाँ पाई जाती है, 15 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ पे ओजोन की एक थिक लेयर होती है, और जहाँ पे इसका बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन या बिल्कुल डिप्लीट हो चुका होता है वहाँ पे होल हो जाता है। ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। बी एंड सी से तो खासकर। अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन इज़ नॉट वेरी मच हार्मफुल, बट बी एंड सी हार्मफुल होती हैं, कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसरस होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। द डिप्लेशन वॉज फर्स्ट नोटिस्ड in the early 1980s and considered by scientists at the time of the greatest existential threat to the life on Earth. It was much more pronounced over the South Pole. ठीक है, एमिट कर रहे हैं हम कहाँ से, अपने कॉन्टिनेंट से, और होल हो रहा है साउथ में, यानी कि बिल्कुल एंटार्क्टिक में। इसका एक रीज़न क्या है, वहाँ का बहुत ठंडा टेम्परेचर, जिस वजह से वहाँ पे पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स में जो क्रिस्टलाइंस, जो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं क्लाउड्स के, वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस वहाँ पे चिपक जाती हैं और ओजोन को तोड़ देती हैं। ओजोन यानी कि ओजोन के 3 मॉलिक्यूल को एक सिंगल ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो बहुत हार्मफुल है। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ओजोन लेयर साउथ में ही क्यों होता है या नॉर्थ पोल में ही क्यों होता है। ठीक है, मेन जो इसका कंपोनेंट था ओजोन होल करने के लिए कौन था, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब के थ्रू हमने क्या किया, इसे कम करने की या पूरी की पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की बात कही। ये एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, पेंट्स, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे ये यूज़ होता है। साइंटिस्ट ने कहा है कि ये वाला ओजोन होल उतनी वरी करने की तो बात नहीं है, क्योंकि ये ठीक हो जाता है अपने आप, ये भर जाता है धीरे धीरे, बट हमें अपने एक्शंस पे ध्यान देना होगा।
ये जो इतना बड़ा ओजोन होल बना है ना, ये 2022 में वो जो टोंगा में वोल्केनो आया था, ये भी मैंने डिस्कस किया है कुछ दिनों पहले इस न्यूज़ को भी। उसमें से भी काफ़ी हार्मफुल एरोसोल्स एंड काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं उस वोल्केनो से भी। एक अंडर सी वोल्केनो था टोंगा में, राइट। जब उससे काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हुए, उसने जाके ओजोन होल कर दिया और इतना बड़ा डिप्लेशन कर दिया कि ब्राज़ील के साइज़ से 3 गुना बढ़कर है वो। सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे यहाँ पे ओजोन होल देखने को मिलता है। साइंटिस्ट ने याद किया है कि ये वाला पर्टिकुलरली वॉलेंट जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था टोंगा में, उस कारण ये हुआ है जिसमें लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड केमिकल्स चले गए थे स्ट्रेटोस्फीयर में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा मेन कॉज बन रही हैं, किसका? ओजोन होल का। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करके हमने पहले जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे ट्रिगर कर दिया, अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से ट्रिगर कर दिया। अब नेचर क्या है, अब नेचर खेल रहा है वापस वाइल्ड फायर्स करके। अमेज़न जंगल की आग पता ही है सबको, राइट। ऑस्ट्रेलिया में भी लगती रहती है जंगलों में आग, हमारे भारत में उत्तराखंड के एरियाज में लगती रहती है आग। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहा है एंड ओजोन होल को बड़ा कर रहा है। ओजोन होल बड़ा होता जाएगा, वहाँ की अगर ओजोन डिप्लीट होती जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ पे अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन बनती जाएगी तो हमें नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। Over 40% of ice sheet shelves reduced in volume over 25 years, साइंटिस्ट ने कहा है। यहाँ पे आप एंटार्क्टिक का जो वेस्टर्न साइड है वो काफ़ी लॉस हो रहा है उसमें आइस शीट में, यहाँ पे साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया है। 71 of the 162 ice shelves that are around Antarctica have reduced in volumes over 25 years from 1997 to 2021 with a net release of 7.5 trillion metric tons of melt water, पिघला हुआ वाटर, यानी कि 77.5 ट्रिलियन मेल्ट वाटर रिलीज किया गया है एंटार्क्टिक ओशन से। ग्लेशियर्स नहीं बचे ना हमारे तो धरती नहीं बचेगी, ये बात पक्की है। ठीक है, ग्लेशियर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो वेस्टर्न साइड है ना, इसका वेस्टर्न हाफ इज़ एक्सपोज टू वार्म वाटर, क्योंकि यहाँ पे कुछ वार्म करेंट्स आती हैं ऊपर की तरफ से, सी इस तरफ से ना कुछ वार्म करेंट्स आ रही हैं, तो ये यहाँ के ग्लेशियर्स को पिघलाने में कामयाब हो जाती हैं और यहाँ का मेल्ट वाटर, वो 7.5 ट्रिलियन जो मेल्ट वाटर यहाँ से रिलीज़ हो गया, पानी पिघल गया। Antarctica is a vast continent 50 times of the size of the UK, and the seas on the western side experience different countries, different currents and winds than on the east, यानी कि वेस्टर्न साइड ज़्यादा एक्सपोज होता है वार्म करंट से, वार्म विंड से एज़ कम्पेयर टू ईस्ट। तो वेस्ट साइड से काफ़ी ज़्यादा मेल्ट, मतलब ग्लेशियर मेल्ट होने की न्यूज़ आती है और बहुत सारा पानी रिलीज़ होने की न्यूज़ आती है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। द डेड सी इज़ अ लैंडलॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक, इट इज़ लोकेटेड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, इट फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर 1, 2, 3। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले डेड सी मैं बताऊँ कहाँ है, देखिए ये वाला हो गया डेड सी, ठीक है, ये वाला हो गया वेस्ट बैंक, ये हो गया जेरूसलम, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है। ये हो गई जॉर्डन कंट्री हो गई, एक यहाँ से एक रिवर जा रही है जॉर्डन रिवर, ये हो गया गाज़ा स्ट्रिप। अब आपको पता चला होगा कि गाज़ा से इज़राइल में अटैक किया गया, इज़राइल वापस से काउंटर अटैक कर रहा है, जेरूसलम की ईस्ट सिटी मांग रहे हैं। ऐसे आपको मैपिंग करनी है। जो पैलेस्तीन है वो क्या कर रहे हैं, जेरूसलम की ईस्ट जेरूसलम मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क वगैरह है इसलिए मांग रहे हैं। और वेस्ट बैंक, यहाँ पे फतह ग्रुप रहता है, यहाँ पे हमास ग्रुप रहता है, ऐसे करके यहाँ पे लड़ाई हो रही है आजकल। ठीक है, तो जो ये डेड सी है यहाँ पे, ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है किसके बीच में, जॉर्डन एंड इज़राइल के बीच में।
या फिर वेस्ट बैंक कह सकते हैं, इसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है। ये बहुत सोल्टी लेक है, मतलब सी है, इसे सॉल्ट सी भी कहा जाता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन जेरूसलम, वॉली सिटी जो मैंने अभी बताई, इज़राइल की, एंड जॉर्डन ऑन द राइट साइड। ठीक है, गूगल अर्थ में आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपकी मैपिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। द सी इज सेड टू बी डेड, यहाँ पे इसलिए डेड बोला जाता है कि वहाँ यहाँ पे सॉल्ट का कॉम्पोजिशन इतना सारा है, सॉल्ट की अमाउंट इतनी सारी है कि वो किसी बैक्टीरिया को वहाँ पे पनपने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे नहीं रह पाते, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं, वरना वो भी नहीं। The Dead Sea is the lowest elevation on land and is the world's lowest body of water. ठीक है, धरती का लोवेस्ट एलिवेशन यहाँ पे डेड सी स्थित है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है लैंडलॉक्ड सी वाटर, बिल्कुल यस, क्योंकि इसकी बाउंड्री देखिए, ये कहीं पे भी समुद्र की तरफ तो नहीं खुला है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन की सी की तरफ तो नहीं खुला है इसका मुंह कहीं से, राइट। तो ये लैंड लॉक्ड भी हो गया। लोकेट, इसकी जो लोकेशन है ये अर्थ सरफेस के लोवेस्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल यस। और ये एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, बिल्कुल यस। यानी कि आंसर हो जाता है आपका डी। ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। आपको ऐसे ही न्यूज़ का एनालिसिस करना होता है, एंड आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आज मैंने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, ऐसे आपको पढ़ना होता है। ऐसे आप एनालाइज करेंगे तो डेली करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। अगर आप अपने इंटरव्यू का सपना देखते हो इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे। खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है और ये एनालिसिस भी देखना ज़रूरी है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाएँ अपने न्यूज़पेपर में से, या इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो PDF होगी वो मैं दे दूँगी टेलीग्राम पे, वैल्यू एडिशन की PDF विदाउट एनोटेशन, विदाउट खिचपिच। आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप नोट्स में आज के आज ही नोट कर लीजिएगा वो, क्योंकि PDFs का कलेक्शन नहीं, आपको क्या चाहिए? नोट्स का कलेक्शन चाहिए, शॉर्ट नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए वो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी चैनल की, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली PDFs वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।